किस तरह मैं इसे प्रोसीड कर सकता हूँ, मेरी फर्स्ट रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे की रणनीति क्या। देखिए, प्रॉब्लम हर किसी के पास रहेगा, हर किसी एस्पिरेंट का अपना एक प्रॉब्लम है। तो अगर आप प्रॉब्लम में बहाना ढूंढते रहेंगे तो फिर आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे। आप उस प्रोसेस का रिजल्टेंट आज ये है कि मैं बिहार एजुकेशन सर्विस, बिहार शिक्षा सेवा में पोस्टेड हूँ। थाली में खाना रखा हुआ था और वो छिना गया। और जितना ज़्यादा इंडिकेटिव रहेगा, रिविजन आपका उतना अच्छा रहेगा। मैंने 4-5 घंटे से मुझे नहीं लगता ज़्यादा पढ़ा होगा, एक्सेप्ट फॉर द टाइम जब आपका 10 दिन बचा है एग्जाम में, उस समय हर लोग ही। तो नेगेटिविटी से आपको बचना है, आपको कुछ ही लोगों का साथ चाहिए। नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रूपम सिंह। कहते हैं कि जब कोई भी कामयाब इंसान जब ऊपर पहुंचता है तो हर कोई उसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचे। उनका पीछे का जितना भी जीवनी है उनका जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो इंसान जो कामयाब बना है तो उसने किस तरह से अपने पैर को ऊपर सीढ़ियों पर रखते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं आज एजुकेशन से रिलेटेड एक इस तरह की वीडियो लाई हूँ जिसमें हमारे साथ उज्जवल जी जुड़े हुए हैं जो कि 64वीं बीपीएससी से हैं। वो क्रैक किए हुए हैं और इनका रैंक 196 था। उज्जवल जी, पहले तो आपका न्यूज पीआर में स्वागत है। थैंक यू। मैं रूपम जी, मैं आपको और न्यूज़ पीआर को थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे ये जानना है कि अभी जो लोग बीपीएससी से जुड़े हुए रहते हैं वो लोग हमेशा ये वीडियो ढूंढते हैं जब वो तैयारी करते हैं, तो कि जितने भी हमारे बीपीएससी के जो टॉपर हैं जो बीपीएससी क्रैक किए हुए हैं वो उनकी रणनीति क्या थी पढ़ने की, किस तरह से वो पढ़ाई किए हैं कि वो आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो उन्हीं के लिए आज मैं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे मैं जानना चाहूँगी और उनके कई ऐसे सवाल होते हैं जो हमसे पूछते भी हैं कि इंटरव्यू में कैसे सर से पूछे, इंटरव्यू में कैसे ये करें। बीपीएससी के कई सर भी होते हैं जो टीचर होते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो आज उज्जवल जी, आज हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं और आप बताइए इन लोगों को कि आपने शुरू से इसकी किस तरह से रणनीति बनाई है, किस तरह से आपने इसे क्रैक किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे प्रिपरेशन करना है तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं समझूं कि ये प्रिपरेशन, ये एग्ज़ाम है क्या। तो इस एग्ज़ाम को समझने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा और मैंने कुछ सीनियर्स से बात की जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर चुके थे। और मैंने भी, जैसे आपने कहा, वैसे मैंने भी बहुत सारे वीडियोस सर्च किए और कुछ वीडियोस मुझे मिले और काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो उस ढंग से मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाया। एग्ज़ाम्स 3 फेज़ में होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और जब प्रीलिम्स की बात करें या बेसिक ओवरऑल बात करें, एक होता है जीएस और एक होता है ऑप्शनल। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे कौन सा ऑप्शनल चूज़ करना। ऑप्शनल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो, तो उसमें कौन सा ऑप्शनल चूज़ करना है। मैंने सारा रणनीति देखा तो मैंने पीएसआईआर ऑप्शनल को चूज़ किया। उसके बाद फिर मुझे जीएस का जब प्रिपरेशन करना था तो मैंने जीएस में ये देखा कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि किस तरह मैं इसे प्रोसीड कर सकता हूँ, मेरी फर्स्ट रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे की रणनीति क्या। फर्स्ट एनसीईआरटी को पढ़ा। एनसीईआरटी को पढ़ने से मेरा बैकग्राउंड एक बन गया कि हाँ क्या होता है। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के कुछ बेसिक बुक्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम बुक होते हैं, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत होते हैं, ज्योग्राफी के जो बुक होते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड है और जीसी लॉन्ग है। तो ये सारे बेसिक बुक्स को मैंने कंप्लीट किया। फिर साथ ही साथ जब मैंने बेसिक बुक्स कंप्लीट किया तो मुझे एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है कि आखिर मैं सही दिशा में कर रहा हूँ या नहीं। उस सही दिशा में कर रहा हूँ या नहीं वो एनालिसिस करने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लिया और उस क्वेश्चन से टेस्ट सीरीज बनाना और टेस्ट सीरीज के साथ मैं उसे सॉल्व करने लगा। तो उसको जब सॉल्व करते गया तो मुझे पता चला कि कहाँ गलती हो रही है, कितना सीख रहा हूँ, कितना आगे और बढ़ना है। तो इस हिसाब से मैंने प्रीलिम्स और पूरे जीएस का प्रिपरेशन किया। उसके बाद फिर मेंस का आता है तो मेंस का भी कंटिन्यूस प्रिपरेशन साथ ही चल रहा था। साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग होता है, वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया मैंने। बीपीएससी का अगर देखें तो क्वेश्चंस काफ़ी फिक्स्ड रहते हैं मेंस में, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया। और ये दोनों पड़ाव जब मैंने पार कर लिया तो प्रीलिम्स के, जैसे अभी 2 महीना बचा हुआ है प्रीलिम्स का, तो इस फेज में लोग टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा लगाए। तो मैंने अपना रूटीन सारा प्रीलिम्स पे लगा दिया, सारा टेस्ट सीरीज लगाया, मॉक दिया और रिवीजन किया। फिर मेंस के पहले मैंने वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया, उसे रिवाइज किया। फिर इंटरव्यू के पहले भी मैंने मॉक इंटरव्यू दिया और अपने पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को जाना, उसे अपने कॉपी पे लिखा और समझा कि मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। इस तौर से अगर मैं समराइज करूँ तो मेरा ओवरऑल प्रिपरेशन इस दिशा में रहा और इस फॉर्मेट पे बना रहा। आपने बहुत अच्छे बात कही है। कई जो विद्यार्थी हैं वो उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि हम कौन सी बुक पढ़ें और कौन सा बुक छोड़ें।
जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप गलत बुक पकड़ लिए तो वह वही हुआ कि आपको दिल्ली जाना था, आपने जो है कि सिलीगुड़ी का ट्रेन पकड़ लिया, जो कि काफ़ी अपोजिट डायरेक्शन में। तो सही बुक पकड़ना, पढ़ना और सही बुक को सही तरीके से पढ़ना, दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। सही बुक पढ़ने के लिए आप बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देख सकते हो, तो या कोचिंग्स है या बहुत सारे ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल हैं, तो उनसे आपको सही बुक कौन सी है वो मिल जाएगी। और उस बुक को कैसे पढ़ना है, जब आप पढ़ रहे हो और आपसे क्वेश्चन बन रहा है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है, तो मतलब आप उसे सही ढंग से पढ़ रहे हो। तो कभी भी आप कोई भी बुक अगर फॉलो करना है तो बुक लिस्ट आपको वो चीज़ सही ढंग से आपको मिलना चाहिए, उसके लिए आप ऑनलाइन देख सकते हो। आपने बीपीएससी की जो तैयारी स्टार्ट की है, तो क्या सोचकर आपने बीपीएससी में ही जाना चाहा है? एक्चुअली मैं सैनिक स्कूल पुरुलिया से पढ़ा हुआ हूँ, वेस्ट बंगाल से। तो मैं पहले डिफेंस फोर्सेस में जाने का मुझे बहुत मन था, और मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता था स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और एकेडमिक्स में भी ओवरऑल। तो काफ़ी हमारे जो प्रिंसिपल थे वो कर्नल रैंक के थे, तो उन लोगों को काफ़ी ये था कि हम जरूर एनडीए क्रैक करेंगे, बट उस टाइम नहीं हुआ। तो जब मेरा एनडीए नहीं हुआ, हमने कम से कम 4-5 बार एसएसबी दिया, तो मेरा एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है वो डिफेंस फोर्सेस के लिए, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं कॉलेज गया, तो अपने आप को और एक्सप्लोर करने लगा कि मैं किस दिशा में अच्छा कर सकता हूँ। तो उस वक्त ये हुआ था कि हम लोगों ने मैं और मेरे भैया जो यूएस में इंजीनियर हैं, वो जब गांव आए थे, तो हम लोगों ने मिलकर एक गांव में छोटा सा लाइब्रेरी स्टार्ट किया था। और उस लाइब्रेरी में काफ़ी बुक्स थे, तो मैं देखता था, बहुत सारे सुनता था सक्सेस स्टोरीज लोगों की कि यहाँ से बुक पढ़ के कोई बिहार पुलिस निकाल लिया, यहाँ से बुक पढ़ के कोई एक क्लर्क का एग्ज़ाम निकाल लिया, तो जो कि बाहर उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, तो बहुत अच्छा लगता था। फिर जब फर्स्ट ईयर का ब्रेक हुआ, जब मैंने ब्रेक में अपने गांव आया, तो वहाँ पे मैंने अराउंड 72 स्टूडेंट को फ्री में कंप्यूटर एजुकेशन दिया, कंप्यूटर सिखाया। मतलब अपने ही लैपटॉप लेके आया था और एक फ्रेंड का लैपटॉप, 2 लैपटॉप पे बैठा के उन लोगों को सिखाते रहता था। अराउंड 2-2 घंटे का 2 बैच ले लेता था फ्री में। तो उसके बाद जो पेरेंट्स का रिएक्शन था, उनके पेरेंट्स का या उनके गांव का, खास करके अराउंड 72 में 40 से ज़्यादा फीमेल्स थी, तो उन लोगों के जो माँ का या फादर का जो रिएक्शन था, उन लोगों को मैंने सर्टिफिकेट भी दिलवाया, तो वो सब उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो वहीं से मेरा माइंड में आने लगा कि ये सब हम बड़े लेवल पे कैसे कर सकते हैं। तो बड़े लेवल पे कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो मेरे ड्रीम या जो मुझे अच्छा लग रहा है करने में, और जिससे मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज में यूपीएससी और बीपीएससी, तो उस दौरान से मैंने ठान लिया कि हाँ, मुझे बीपीएससी में या यूपीएससी में एक सिविल सर्वेंट बनना है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूं और ज़्यादा डाइवर्स फील्ड में कर सकूं, बड़े लेवल पे कर सकूं। तो मुझे ये बताइए कि क्या बीपीएससी आपने 1 बार में ही क्रैक किया है या? मैंने बीपीएससी सेकेंड अटेम्प्ट में क्रैक किया, बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब बीपीएससी दिया था, तो वो मेरा मतलब मैं फुल प्रिपरेशन मोड में नहीं था। तो मैं जेन्युइनली अगर मानूँ तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, बट अगर नियम कानून के हिसाब से मानूँ तो ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। आपने कहा कि आपका मेन जो मुद्दा था ये सेवा करना किसी को, तो अब आप इस में जुड़े हुए हैं, तो आपने किस तरह से आप सेवा कर रहे हैं? मैं अभी डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर शिवहर में पोस्टेड हूँ, अंडर होम मिनिस्ट्री और जेल डिपार्टमेंट, कारा एवं सुधार सेवाएं। तो लोग कारा समझ लेते, कारा तक रुक जाते हैं, सुधार सेवाएं भूल जाते हैं, क्योंकि सबको एक जेल का मतलब ही वही दिखता है कि जेल के अंदर लाया जाएगा, उनको स्ट्रिक्ट मोड में रखा जाएगा। लेकिन हमारा जेल नहीं है, वो एक करेक्शनल होम है, और करेक्शनल होम में सुधार सेवाओं पे ज़्यादा ध्यान देना। हमारे जो ब्रिटिश के टाइम से जो हमारा सिस्टम बना हुआ है पुलिसिंग सिस्टम में, वो कॉर्नवालिस के द्वारा ही, तो वो सिस्टम में क्या है कि पुलिसिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, सुधार पे नहीं दिया गया। तो वो रिफॉर्म्स हमारे इंडियन गवर्नमेंट ला रहे हैं डिफरेंट रूल्स के साथ। तो मेरा जो रोल है वो सुधार सेवाएं पे है। जैसे जेल में नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि जुवेनाइल है, कोई जुवेनाइल अगर क्राइम कर दिया, उसे अगर आप जेल भेज दोगे, तो वो हो सकता है कि बाहर जब निकलेगा 5 साल बाद, तो वो और भी डेंजरस बन के आए। तो हमारा क्या रोल रहता है कि हम उस जुवेनाइल को कैसे ठीक कर सकते हैं, उस जुवेनाइल को हम कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं। उस जुवेनाइल का हमें एक रिपोर्ट बनाना होता है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के हिसाब से जजमेंट सुनाता है 18 साल से कम जो जुवेनाइल केस है। फिर उसके अलावा हमारा और इन्वेस्टिगेशन का काम होता है, जैसे कि कोई है जो छोटा मोटा क्राइम किया है, तो उसे हमें जेल भेजने से अच्छा है कि उसे हमें दूसरे जगह कहीं मतलब कुछ कंपल्सन दे दिया जाए, कुछ सर्विसेज में जोड़ दिया जाए, कुछ नियम कानून में बस रख दिया जाए। तो उसके लिए हमारा प्री सेंटेंस रिपोर्ट होता है, या कि कई बार होता है कि जेल में रिफॉर्म चाहिए, जेल से जो कैदी निकलेंगे वो अपने जीवन यापन में कैसे ये करेंगे। तो उस कैदी भले ही हो सकता है अगर वो सज़ा काट लिया तो वो उसके बाद दोषी नहीं है,
तो उसको हम लोग जो मेन धारा है हमारा, उसमें लाने के लिए उसे स्किल डेवलपमेंट करवाया। हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड्स आते हैं, उसके थ्रू हम लोग उसका स्किल डेवलपमेंट करवाएं, उसके थ्रू हम लोग उसको मुख्य धारा में लाने का कोशिश किए। तो ये मेरा जितना भी वर्क है, ये सारे जुडिशियरी, जेल और पुलिस तीनों के बीच का एक लिंक है। और हमारी रिपोर्ट से जज जो है जजमेंट सुनाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक केस था, मैं तो नाम नहीं ले सकता हूँ, बट एक केसेस था जिसमें कि एक बच्चे पे कुछ डिस्प्यूट का कुछ बातें थी, जमीन की डिस्प्यूट की कुछ बातें थी, जो उस पर केसेस था। तो फिर जब मैंने उसका बैकग्राउंड पूरा स्टडी किया और जब मैंने उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड स्टडी किया, उसके साथ साथ उस स्टूडेंट का क्या स्कोप है आगे, वो कैसे क्या पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई में कैसा था, स्पोर्ट्स में कैसा था, उसके स्कूल के प्रिंसिपल को बुला के मैंने बात किया। फिर उसके बाद वो क्यों अचानक से इस लाइन में आ गया या क्यों ऐसा क्राइम किया, ये सब मैंने स्टडी किया। तो मैंने जो रिपोर्ट बनाया, तो उस रिपोर्ट सारा जजमेंट उसका एडुकेशन वाले क्षेत्र की तरफ मूव ऑन हो गया। और उसे मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि उसे वो मुजफ्फरपुर जेल में था, और कुछ दिन पहले पता चला कि वो उसे अभी एक बेल मिल चुका है। वो जेल में था, मतलब जेल तो नहीं कह सकते हैं, वो जुवेनाइल होम जो होता है उसमें था, और उसे अब बेल मिल चुका है। चलिए, तो मुझे क्या आपने जब इंटरव्यू जब दिया, तो इंटरव्यू में आप अपने आप को किस तरह से सुधार करके इंटरव्यू फेस किए? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के समय नर्वस हो जाते हैं, और इंटरव्यू भी एक पड़ाव है जिसे पार करना बहुत ही जरूरी होता है। जी, इंटरव्यू तो बहुत ही अहम पड़ाव है। जब आप इंटरव्यू में फेल हो गए तो आपको लगा कि आपके सामने थाली में खाना रखा हुआ था और वो छिना गया, तो ये बहुत ही दुख वाला होता है। तो इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपरेशन, एक्चुअली मैं पहले से बचपन से ही काफ़ी पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज पे बोलना ये सब में रहा है, तो मुझे कॉन्फिडेंस मेरा बहुत हाई हमेशा रहा था। तो इंटरव्यू के लिए, लेकिन और पर्सनैलिटी, मैं जो इस बैकग्राउंड से आता था, तो मुझे लगता था कि मैं प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। तो इंटरव्यू में क्या था कि इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। पहले अपने आप को पूरा समझा, क्या है क्या नहीं है, क्या मैं कैसा इंसान हूँ, मेरा क्या व्यक्तित्व है। फिर साथ ही साथ जो नॉलेज वाली बातें होती है, जैसे करंट अफेयर्स पढ़ लेना, ऑप्शनल पढ़ लेना, सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया। और कुछ मॉक इंटरव्यू दिया, और कुछ अपने दोस्तों से पूछा कि मेरा कौन सा क्वालिटीज़ वहाँ रिप्रेजेंट होना चाहिए, जैसे कि मेरा कॉन्फिडेंस हो, या मेरे अंदर एक शालीनता दिखनी चाहिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, स्लो तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस दिख तो रहा है, स्माइल एक चेहरे पे दिख तो रहा है। वो सारा चीज़ मैंने फ्रेंड्स के साथ किया। मोबाइल में भी मैं बहुत बार देखता था, रिकॉर्ड करता था, उसे बार बार सुनता था। फिर उसके साथ साथ मैं ये चीज़ें बहुत सारे मॉक इंटरव्यू दिया, और वहाँ से जो फीडबैक मिला उसके द्वारा मुझे इंटरव्यू में, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। मेरा हॉबी है कविता लिखना, तो इंटरव्यू बोर्ड में सारे मेंबर्स ने 20 मिनट्स के इंटरव्यू में 15 मिनट्स मुझे कविता पे ही रहा। पहले बोले कि कविता सुनाइए, मैंने अपना कविता सुनाया, और सब फिर तब बोले अच्छा कवि जी आए हुए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, रामधारी सिंह दिनकर से जुड़े हुए, फिर महादेवी वर्मा से जुड़े हुए कुछ पूछने लगे, फिर महाकाव्य बहुत सारे हैं उनसे जुड़े हुए कुछ, फिर जो हमारे बहुत सारे मतलब कवि जो यहाँ से इस भाषा में हैं, बिहार के हैं और मैथिली भाषा में, ये सब भाषा में है, तो उनसे, नागार्जुन से जुड़ा हुआ कुछ पोएम्स, ये सारे पोएम्स के, ये सारे पर्सनैलिटीज़ के बारे में, उन सब के कुछ पोएम्स के बारे में। फिर एक सर ने खुद ही अपना एक पोएम लिखा हुआ था, तो उसने अपना पोएम सुनाया और कहा कि अब आप बताओ इसमें हम क्या कहना चाहते हैं। तो एक पोएम है जो मैंने लिखा है, उस पोएम का मैं 4 लाइन सुनाना चाहूँगा। कि वो जनरली स्टूडेंट हैं जिनको मोटिवेशन के लिए मैं हमेशा वो कहता हूँ कि हुंकार जिंदगी को, लाइफ को कह रहा है कि हूँ चित्त पड़ा मैं बार बार तेरी वार से, लाइफ को कह रहा है कि हूँ चित्त पड़ा मैं बार बार तेरी वार से, हुमाना की चित्त पड़ा मैं बार बार तेरी वार से, हुमाना की बजरंग बली की ध्वज भी लहरा रही है तेरे रथ की ही डाल से, हुमाना की मैं शीघ्र जीत का योद्धा नहीं, पर हार तो मेरी हथेली की लकीर में ही है, युद्ध के मैदान में असली मैं। थैंक यू। तो ये थे उज्जवल, और उज्जवल ने आपको बहुत अच्छी बातें बताई है कि किस तरह से आप बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं। फिलहाल आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें, और भी जितने भी लोग जो बीपीएससी से टॉपर हैं हम उनसे आपको अवगत करवाएंगे। फिलहाल आप बने रहें। नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रूपम सिंह। कहा जाता है कि एक अच्छी रणनीति कोई भी युद्ध जीतने के लिए काफी होती है, चाहे वो युद्ध हो या कोई भी रोजगार की बातें करें।
जिस तरह से सब लोग तैयारियां कर रही हैं, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी जनरल कंपटीशन हो, हर किसी से जब बात कीजिएगा, जितने भी टीचर्स हो या जितने भी टॉपर्स हो, उनसे बात जब कीजिएगा तो सामने एक ही बात निकल कर सामने आती है कि कोई भी जब मुकाम हासिल करना हो तो एक अच्छी पहले रणनीति बनानी चाहिए और उसके अनुसार फिर मुकाम आपको हासिल होगा। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप बहुत ही खुशी से बोलना चाहूंगी कि बीपीएससी ये क्रैक किए हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशाल जी, जो कि 64वीं बीपीएससी क्रैक हुए हैं और 4th रैंक पर हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या रणनीति थी और जितने भी न्यूज पीआर में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, इनसे थोड़ा सा सीख भी लें। तो पहले आपका न्यूज पीआर में स्वागत है। थैंक यू। आपकी जो रणनीति थी, मैं जिस तरह से सुन रही हूँ कि हर चीज आपने 1 से 2 बार में अटेम्प्ट किया है, आप बैंक में भी जॉब करते हुए बीपीएससी क्रैक किए हैं। हालांकि जितने भी लोग से जब बातें कीजिएगा तो कहेंगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसके कारण से मैं जॉब नहीं अटेम्प्ट कर पाया। और आप बैंक में जॉब करते हुए, प्रेशर इतना होते हुए फिर बीपीएससी कैसे क्रैक कर लिया? देखिए, प्रॉब्लम हर किसी के पास रहेगा, हर किसी एस्पिरेंट का अपना एक प्रॉब्लम है। तो अगर आप प्रॉब्लम में बहाना ढूंढते रहेंगे तो फिर आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे, आपका जो लक्ष्य है आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हर किसी का सपोर्ट ज़रूरी है, इनफैक्ट फैमिली का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे केस में मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, तभी मैं जॉब करते करते ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना कि एग्ज़ाम में आप सब किसी और से आप बहाने मार सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, बट आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि आप सही से पढ़ रहे हैं, आपको उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है और गलतियों से सीखना चाहिए। तो अपनी गलतियों से अगर आप सीख रहे हैं ना, तो क्या होगा, आपको पहले वो गलती करनी होगी, फिर आप सीखेंगे। इसमें एक टाइम लगता है और आपके पास कंपटीशन में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अपनी गलतियों से तो आप सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखिए कि जो उन्होंने गलती की है वो आप ना करें। इससे क्या होगा, आप बहुत जल्दी बहुत कुछ ग्रास्प करेंगे और एग्ज़ाम में जो चीज़ें आपसे पूछी जाती है उसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे। मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जब शुरू में तो कुछ सोचे होंगे, कुछ अलग ही सोचे होंगे कि मुझे ये जाना है। शुरू में तो आपने बीपीएससी के बारे में सोचा ही नहीं था। जिस तरह से आपने बताया कि सीजीएल, ये मतलब ऐसे सीजीएल दिए, फिर उसके बाद बैंक की, उसके बाद बीपीएससी, तो इस तरह से कैसे आपका रूट चेंज हो गया? रूट नहीं चेंज हुआ, मेरा एक्चुअल जो एम था वो प्रशासन ही था और सिविल सर्विसेज में आने के लिए ही मैंने सोचा कि 2 तरीके हैं, या तो आप जॉब कर सकते हैं या फुल फ्लेजेड तैयारी कर सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ कोई श्योरिटी नहीं है कि आप इतने साल पढ़ेंगे, आप ये बुक्स पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। तो मुझे लगा कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, और जॉब करने से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता था। और जब आपके पास टाइम कम रहेगा तो आप ना उस टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे और उसे बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। सो बेटर यही है, इस पूरी जर्नी में आपको बहुत मतलब आपके अपने जो क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली है उनका साथ बहुत ज़रूरी है। मेरे केस में मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, मेरी वाइफ, सब हमेशा ही मुझे पुश करते रहे हैं डिस्पाइट माई फेलियर्स की एक ना एक दिन हो जाएगा। तो ये आपको एक मोटिवेशन का काम करता है कि आपके फेलियर्स के बाद जब लोग आपसे उम्मीद करते हैं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करना है। एंड मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो यूनियन सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज में अच्छे पोस्ट पे हैं, तो उनसे मैं हमेशा गाइडेंस लेते रहा और वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे मेरे लिए। तो जब रिजल्ट आता है तो आपसे ज़्यादा खुशी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को होती है। तो अगर आप ये जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे सर्विस की तैयारी में तनाव सा एक माहौल रहता है, तो आपको इस पढ़ाई को एंजॉय करना है, ज़बरदस्ती इम्पोज करके पढ़ाई नहीं करना है, वरना क्या होगा कि वो नॉलेज जो है इंटरनलाइज नहीं होगा। तो अगर आप इसको सही से एंजॉय कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपका रिजल्ट सही आएगा। क्या आपकी रणनीति क्या थी पढ़ने की, जो हर किसी की रणनीति बनी हुई रहती है कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, उस तरह से आपकी क्या थी? नोट्स क्या तैयार करते थे, किस तरह से आप लोग पढ़ाई करते थे? घंटे मेरे पास तो 24 घंटे थे वैसे तो, लेकिन जॉब को अगर छोड़ दे तो आपके पास 6, 7, 8 घंटे मैक्सिमम इतना ही मिल पाता था। तो मेरा ये था कि जॉब के बीच में भी जो टाइम मिलता था, जैसे लंच ब्रेक या कभी मेरे पास कोई काम नहीं हो, या ऑफिस में भी जब आप खाली रहते तो मैं उसको यूटिलाइज कर लेता था। तो मैंने इंटरनेट का बहुत ज़्यादा सहारा लिया है, क्योंकि मैं दिल्ली या पटना जाके तैयारी नहीं कर पा रहा था, तो मुझे कोलकाता में सेल्फ तैयारी करनी थी। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे कॉलेज के सीनियर्स, बैचमेट्स, जूनियर्स बहुत सारे हैं सर्विसेज में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद किया है मेरा। एक तो वो था, दूसरा ये कि जब आपके पास समय कम है तो आपको उस समय की अहमियत और ज़्यादा समझ में आती है। मैंने बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली काम किया है। मैंने एक रिपीटेड सोर्स को बार बार पढ़ा, ना कि ये कि आप 10 अलग अलग सोर्सेज पढ़ रहे हैं।
और बार बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बार बार शुरू से पढ़ना, दूसरी बार जब आप पढ़ रहे हैं आप वही पढ़ेंगे जो चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका रिविजन काफ़ी अच्छा होता है। और मैं अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाता था लूज A4 साइज शीट्स में, जिसको कि मैं एग्जाम के सेंटर के गेट पे भी रिवाइज कर सकता हूँ 15 मिनट में। तो इससे क्या होगा कि जितनी बार आप रिवाइज करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। और ये पूरा जो एग्जाम है ये सिर्फ कॉन्फिडेंस चेकिंग है। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें वर्कआउट की हैं। आपने बताया कि उसमें कुछ नोट्स करते थे, तो कुछ इम्पोर्टेंट शब्द ही उसमें नोट्स करते हो? हाँ, नोट्स में आप डेटा और जो आइडियाज है उनको कम शब्दों में रखिए। और नोट्स ऐसा होना चाहिए कि वो नोट्स आपको समझ में आना चाहिए, किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नोट्स आपके लिए है। तो आपका नोट्स बहुत यूनिक होना चाहिए। नोट्स हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होता है, जैसे किसी के भी फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते, हो सकता है कि नोट्स भी एक जैसे नहीं हो। नोट्स जितना शॉर्ट रहेगा और जितना ज़्यादा इंडिकेटिव रहेगा, रिवीजन आपका उतना अच्छा रहेगा। एक पेज में आप एक पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, और आप चाहे तो एक पूरे टॉपिक को एक पूरी कॉपी में लिख सकते हैं। बट स्मार्ट तरीका यही है कि आप कम जगह लें और रिवीजन आपका ज़्यादा अच्छा रहे, इसके लिए नोट्स काफ़ी क्रिस्प बनाइए। विशाल जी, मुझे ये जानना था कि कई लोग ऐसे भी जुड़ते हैं स्टडी के दौरान कि वो हमारे मन को भटकाते हैं, और वहां पर मनोबल कहीं ना कहीं टूटता है। उस समय लगता है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या आपकी लाइफ में भी इस तरह से हुआ था? हाँ, ये पहली बात तो वहाँ इतना ज़्यादा कल्चर है नहीं कोलकाता में, और जॉब करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। तो लोग शुरू में ही बोलते थे कि ये आप बेकार की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी करना है तो दिल्ली चले जाइए, जॉब करते हुए कैसे होगा। तो ये ऐसे लोग आपको हमेशा मिलेंगे, इनफैक्ट एग्जाम निकालने के बाद सर्विस में भी मिलेंगे। तो नेगेटिविटी से आपको बचना है, आपको कुछ ही लोगों का साथ चाहिए। वैसे ही लोग रखिए जो बहुत सकारात्मक सोच वाले हैं। मेरे कुछ बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं जो सर्विस में हैं, बहुत ही सकारात्मक सोच वाले हैं, और उन्होंने हमेशा ही मुझे पुश किया है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आपका एक छोटा सा बढ़िया सा सर्कल होना चाहिए जो आपको कंस्ट्रक्टिव थॉट्स दे, ना कि नेगेटिव थॉट्स। तो अगर आपके पास ऐसे आप मित्र हैं या ऐसे आपके फैमिली है आपकी, तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं इस मामले में। स्टूडेंट लाइफ में क्या इस तरह से हुआ था? आप तो जॉब करते हुए आपने बताया। मैं जिस कॉलेज में था तो ऐसे ही मेरे जो भी बैचमेट्स थे, रूममेट्स थे, उनसे तब की ही मेरी दोस्ती है, जिसके कारण कि आज भी जब भी मैंने एग्ज़ाम नहीं निकाला था उसके पहले तक का गाइडेंस उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, क्योंकि वो भी जॉब में थे, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाते थे। बट उसके बावजूद भी रात को कभी भी या सुबह, मतलब 24 घंटे में कभी भी मैं कॉल करता था तो वो लोग मेरी बात को सुनते थे और मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे और मुझे रास्ता दिखाते थे। अभी मैं अब आपकी पूरे लाइफ के बारे में तो मैं जान गई। अब वहां से आपकी शादी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि जो आपने बोला कि मेरी वाइफ भी मुझे बहुत सपोर्ट की थी, वो उनके बारे में किस तरह से आप? जनरली होता नहीं है ऐसा कि मैरिज के बाद लोग रिस्क लेते हैं। बट क्या है कि अगर आपके पास आपके लाइफ पार्टनर का अगर सपोर्ट है, इतना अंडरस्टैंडिंग है, तो लोग वो रिस्क लेते हैं। और उन्होंने मतलब मुझे कभी मना नहीं किया है कि आप एग्ज़ाम मत दीजिए, करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। सो इन सारी चीज़ों के को साइड में रखते हुए उनको लगा कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इनफैक्ट अगर बहुत कम मार्क्स से मैं पीछे रह जा रहा हूँ, तो एक ना एक दिन मैं कर पाऊंगा। तो ये काफ़ी सैक्रिफाइस था उनका, एंड मेरी फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट था इसमें। आपका लव मैरिज हुआ है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज हुआ है। तो आपकी वाइफ अभी क्या करती हैं, जो इतना मतलब ये जानते हैं कि हाउस वाइफ है या कुछ वो भी जॉब? नहीं, मतलब मेरा एक बेटा है 7 साल का, तो अगर मैं भी प्रिपरेशन और जॉब करूंगा और उसे भी अगर अपना कुछ करना है तो फिर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, एंड फिर घर पे भी प्रॉब्लम होगी। तो मुझे ही फुल प्रेशर तैयारी करने के लिए सारा घर का सब कुछ वही देखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि किस तरह से एक कामयाब इंसान के पीछे उसका किसी न किसी का सपोर्ट होता है। जिस तरह से विशाल जी के उनके पीछे उनके फैमिली का, उनके वाइफ का सपोर्ट था। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि किस तरह से कोई भी एक तैयारी जब कर रहे हैं, उन्हें कामयाब बनना है तो एक अच्छी रणनीति जरूरी है, और बहानेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम लोग बाहर जाएंगे तभी अच्छी तैयारी करेंगे, बिहार में रह के तैयारी नहीं हो सकती है। तो आपने विशाल से बहुत अच्छी बातें सुनी है। वो जॉब में रहते हुए उनके पास कम टाइम था, फिर भी उन्होंने यह कर दिखाया है। तो बने रहे आप न्यूज पीआर के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह।
कहते हैं कि अगर कुछ अच्छा करना है तो सकारात्मक सोच वालों के साथ रहो, तभी कुछ अच्छा कर सकोगे, क्योंकि सकारात्मक सोच वाले हमेशा सही मार्गदर्शक आपका बनेंगे, सही मार्गदर्शन करवाएंगे। लेकिन जब नकारात्मक सोच वालों के साथ आप रहिएगा तो हमेशा हर काम में आपका नुक्स निकालेंगे और आपका पैर खींचेंगे। तो अभी मैं बीपीएससी के ऊपर बात कर रही हूँ कि कई बच्चे ऐसे हैं जो बीपीएससी में जुड़े हुए रहते हैं, जो कई कंपटीशन की तैयारियां करते हैं और उन्हें बीच में कुछ ऐसे भी लोग जुड़ जाते हैं, नकारात्मक सोच वाले, उनका पैर खींचते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम किस ओर जाएं, क्या तैयारी करें ना तैयारी करें, और उनका मन भटक जाता है। तो आज मैं उन्हीं बच्चों के लिए यह वीडियो लाई हूं और आपको बता दूं कि आज हमारे साथ सैयद जुड़े हुए हैं, जो कि 65वीं बीपीएससी क्रैक किए हुए हैं और उनका रैंक 53 था। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनकी रणनीति थी और किस तरह से उन्होंने अपने सोच को परिवर्तन किया और आज एक मुकाम हासिल किया है। ये आरा में पोस्टेड है। हम इन्हीं से बात करते हैं और बीपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यह वीडियो को देखें। तो सैयद जी, आपका न्यूज़ पीआर में स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे ये जानना है कि क्या आपकी रणनीति वगैरह क्या थी, किस तरह से आपने पढ़ाई की, कहाँ से आपने स्टार्ट किया सारा? बीपीएससी की जर्नी की बात है तो स्टार्ट उस दिन ही होता है जिस दिन आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगा। वो डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है करना। किस बेसिस पर वो डिसीजन लिया जाए, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। ये जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया क्योंकि सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं करूँगा, तो ये मुश्किल की घड़ी है। आप अपने लिए वजह ढूंढिए, आपने क्यों ये सर्विसेज चुना है, क्यों आपको सिविल सर्विस में जाना है, और जाना है तो फिर उसके बाद उसका तरीका क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा आपको अपना गोल अटेन करने के लिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। हम एक एग्ज़ाम निकालने आए, अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें इतना भी नहीं डीप में जाना है कि हमें इसमें पीएचडी करनी है। हमारा एम पीएचडी करना भी नहीं है, हमारा एम है सिविल सर्विसेज निकालना। हर पॉइंट पर ये पता होना चाहिए कि हमारा एम सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करना है और उस अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को हर कुछ दिन पर चेक करते रहना। किसी चीज़ में आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर कुछ एफर्ट कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमेशा रियल टाइम इवैल्यूएशन करते रहना अपने प्रिपरेशन का और अपने गोल की तरफ नज़र रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। यही मैंने भी किया, एक प्रोसेस मैंने भी फॉलो किया। उस प्रोसेस का रिजल्टेंट आज ये है कि मैं बिहार एजुकेशन सर्विस, बिहार शिक्षा सेवा में पोस्टेड हूँ और यथासंभव जहाँ तक आगे आने वाले मेरे जूनियर एस्पिरेंट्स की बात है या जो बीपीएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यथासंभव मैं उनकी भी हेल्प करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी बातें जो बताई है। आपने कहा है कि हमेशा जब किसी को बीपीएससी अगर स्टार्ट करना है तो पहले वो सोच ले कि हमें किस तरह से ये करना है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता भी नहीं रहता है और वो बीपीएससी स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं है बीपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, दरोगा करना है या एनटीपीसी करना है, वो हर एग्जाम करते हैं। बिल्कुल, ये मैं एक एनालॉजी देना चाहूँगा। अगर आपको घर नहीं पता है कितने स्टोरीज का बनाना है, कितने मंजिल का बनाना है, आपने सोचा चलो मैं 1 मंजिल का बनाऊंगा, आपने उस अकॉर्डिंग फाउंडेशन डाली और फिर बाद में अगर आप 10 मंजिल बनाना चाहेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट है वो बिल्डिंग सस्टेन नहीं कर पाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो चीज़ आधा, मतलब एक कहावत है इंग्लिश में कि द वॉर इज हाफ डन, द वॉर इज हाफ वन व्हेन यू मेक द राइट डिसीजन। अगर आपने डिसीजन सही ले लिया तो उस दिन ही आपने आधा युद्ध जीत लिया। तो क्यों लिया, क्या लिया, कैसे लिया, लेकिन डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो इस फील्ड की अपनी एक परसिवियरेंस है, अपना मेहनत है, उतना आपको देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मेहनत थोड़ा कम कर लूँ और मेरा रिजल्ट हो जाए। उस मेहनत जो ये फील्ड चाहता है, जो सेवा चाहती है, जो सरकार चाहती है कि मेरा हर ऑफिसर इतना क्वालिफाइड हो, उतना आपको करना पड़ेगा। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उतना एफर्ट डालना पड़ेगा। तरीका आपको टॉपर्स बता सकते हैं, किस पाथवे पर चलिए ताकि आपका ये मिशन अटेन हो, लेकिन वो एफर्ट रिक्वायर्ड है। आपने क्या सोचा था कि बीपीएससी मैं क्रैक करूंगा? क्या आपके पास क्या शुरू से ही यह सपना रहा था या कुछ ऐसा आपके सामने हुआ या किसी को देखकर ये चीज आपके मन में आई? मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से। 12th के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा या फॉर दैट मैटर किसी भी सरकारी सेवा में जाऊंगा। उस समय
बहुत सिंपल सा लेड आउट प्लान था। इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करके नौकरी करनी है, नौकरी करके मैनेजमेंट करनी है, एंड देन लाइफ सही है। बट इंजीनियरिंग करने के बाद 4th ईयर तक भी मैंने नहीं सोचा था। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने जॉब करी 2.5 साल। उस जॉब में मुझे लाइफ से सेटिस्फैक्शन नहीं फील हुआ। अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मैं किसी को, सोसाइटी को वापस दे नहीं पा रहा। आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पाए। आप देख रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हर दिन आप अपने मन में ये फेस करेंगे कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, बट आप वो हेल्प किस तरह से कर पाएंगे? तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आप जहां पर सोसाइटी को वापस दे सकते हैं। लोग एनजीओ में देते हैं, लोग मीडिया में देते हैं, लोग एजुकेशन में देते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स। आपको सोचना है कि आप किस लेवल तक केपेबल हो। अगर आपको लगता है कि आप सिविल सर्विसेज के केपेबल, आप ऑफिसर बन के मदद कर सकते हो, आप बनो। आपको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा उतना मैं अपना एफर्ट नहीं डाल पाऊंगा, उतना मेरे पास वक्त नहीं है, उतना समय नहीं है, उतना एनर्जी नहीं है, आप किसी और सेक्टर में कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं बार बार इस चीज पे फोकस करूंगा कि आपको गोल पता होना चाहिए। आप कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं लाइफ का, नॉट जस्ट अबाउट सिविल सर्विसेज, आपको ये गोल पता होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। जिस दिन आपको क्यों का आइडिया होगा तो उस दिन उस रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को आप फेस कर पाएंगे। अगर क्यों नहीं पता तो आपको एक कठिनाई मिलेगी, लगेगा यार बहुत हो गया, खत्म करते हैं। आपने कितनी बार में बीपीएससी क्रैक की है? ये बीपीएससी में मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था, आई मीन प्री बाय अ मार्क। जब आपका प्री जब नहीं हुआ था तो आपका तो साहस जो है, मनोबल जो है काफी टूटा होगा। बिल्कुल। आप एक तैयारी करते हैं, कम से कम 1-1.5 साल पढ़ने के बाद आप उस लायक होते हैं कि आप प्री दे पाए। एक प्री देने के बाद अगला एग्जाम भी लगभग 1 साल बाद होता है। तो आपको ये फील होता है कि अगर एक प्री आपका नहीं होता तो लगभग 2.5 साल आप दे चुके हैं इस प्रिपरेशन में। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फेज है और शायद इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आपका कुछ नहीं हो पर आप कुछ एफर्ट डाला आपने, आपका वो नहीं होता तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ख़ास तौर पे लाइफ लेसन के तौर पे भी आप इसे ले सकते हैं। आप बहुत बार बहुत कुछ एम करेंगे बट वो एम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोग सब कुछ एम करते हैं और सब कुछ ही अटेन करते हैं। एम करते हैं, उसके लिए एफर्ट डालते हैं, एफर्ट डालने में जहाँ पर कमी होती है आप ट्राई करते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसको सुधारा जाए। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लगे रहें, परसिवियरेंस इज द की। आपको लगे रहना पड़ेगा इस एग्जाम में, एफर्ट कंटिन्यू देना पड़ेगा, एफिशिएंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी और थोड़ा वक्त लेता है ये एग्जाम। थोड़ा वक्त आपको देने के लिए रेडी होना पड़ेगा। तैयारी आप कैसे करते थे कि जब से अगर कितना पढ़ाई करना हो या किस तरह से नोट्स बनाना हो उसकी बात हो, तो किस तरह से आप करते थे जिससे जो सामने जो देख रहे हैं, जो भी बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं, वो आपसे सीख ले सके? तैयारी की बात है तो सबसे पहला तो सब जानते हैं 3 फेजेस में एग्जाम है। तो प्रीलिम्स इज ब्रॉड, प्रीलिम्स बहुत चौड़ा है। तो आपको हर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बहुत चीज़ों को देखना, तो उसके लिए तैयारी उस हिसाब से करें। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हैं, करंट अफेयर्स हैपनिंग है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, जैसे पढ़ना तीनों फेज में एक ही चीज़ है, बट उसमें से आप ग्रास्प क्या कर रहे हैं, ये तीनों फेज का अलग रिक्वायरमेंट है। प्रीलिम्स में आप फैक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं, बाबर इंडिया में कब आया या मुगल में औरंगजेब के बाद किस रूलर ने रूल किया, ये फैक्ट्स आप प्रीलिम्स के लिए ले सकते हैं। लेकिन बाबर इंडिया में क्यों आया, ऐसी क्या परिस्थिति बनी इंडिया में कि बाहर से किसी को इंडिया में आने की जरूरत पड़ गई, और ऐसा क्या हुआ कि मुगल शासन जब इंडिया में आया तो वो रूल कर गया। बहुत सारे बैक्ट्रियंस आए, ग्रीक्स आए, लेकिन उतना कर नहीं पाए। तो क्या वो शासन था, ये आपको जरूरत पड़ेगी मेंस। तो ये दोनों का समन्वय आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, बैलेंस स्टैब्लिश करना पड़ेगा। बुक्स सेम होती हैं, उस बुक्स में से पढ़ना किस फेज के लिए क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। प्रीलिम्स में जो सवाल आते हैं वो जनरली फैक्चुअल होते हैं, तो आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, उन फैक्ट्स पर क्लैरिटी होनी चाहिए, डाउट्स नहीं होने चाहिए। और मेंस में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट ही आएगा तो आप आंसर लिख पाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लैंग्वेज, मैंने अगर किसी आर्टिकल से पढ़ा तो वो लैंग्वेज बिल्कुल कॉपी करना है, ऐसा नहीं है। वो उसका संक्षिप्त सार क्या हो रहा है, उसका समरी क्या है, वो समरी आपको पता होना चाहिए। और इन द एंड एग्जाम में आपको उस समरी को लिखना है। कितना देर तक आप लोग पढ़ाई करते हैं? कितना देर, ये बहुत एक टफ सवाल है आंसर करना। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं 7 घंटा 8 घंटा या 9 घंटा इस तरह से, मतलब रात को सोते टाइम भी मैं 1 बजे 2 बजे तक पढ़ते रहता। कोई लोग बोलते हैं कि मैं सुबह के 4 बजे उठकर पढ़ता था। मैं इस तरह से मैं जानना चाहती हूँ। ये सबके लिए अपना अपना हो सकता है। कोई सुबह में
प्रेफर करता है, कोई रात में। मेरा रात का शेड्यूल था। मैं जनरली रात भी बहुत नहीं, मैं मिड नाइट तक हो जाता था और सुबह मैं बहुत नहीं पढ़ने पर फोकस करता था। मैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। मैंने 4-5 घंटे से मुझे नहीं लगता ज़्यादा पढ़ा होगा, एक्सेप्ट फॉर द टाइम जब आपका 10 दिन बचा है एग्जाम में। उस समय हर लोग ही टाइम बढ़ा देते हैं, 12 घंटा पढ़ना पड़ जाता है एग्जाम के जस्ट पहले। बट नॉर्मली 5 घंटे 4 घंटे अगर आप वक्त निकाल पा रहे हैं तो दैट इज सफिशिएंट फॉर द ईयर। सैयद जी, मुझे ये बताइए कि कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यहाँ पर बिहार में उस तरह की पढ़ाई नहीं होती है, तो इसके लिए दिल्ली ही जाना ज्यादा ठीक रहेगा, क्या कहते हैं इस पर? क्वालिटी डिमांड है ये एग्ज़ाम का। क्वालिटी के लिए आपको बिहार में नहीं होती है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मैंने मेजर पार्ट इस प्रिपरेशन का मैंने खुद अपने शहर में पटना में रहकर ही प्रिपेयर किया है और ख़ुद से ही प्रिपेयर किया है। कुछ पार्ट मैंने कोचिंग की है, जैसे ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं बीटेक हूँ कंप्यूटर साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस समझना मेरे लिए मुश्किल था खुद से, तो मैंने उसके लिए कोचिंग की थी। बट जीएस जहाँ तक है, जीएस स्टैट्स सारा मैंने खुद से ही अपने ही घर पर किया। तो भैया जो पार्ट आपको वीक है, आप जो खुद से नहीं कर पा रहे, एट द एंड ऑफ द डे लिखना आपको है आंसर, आपको वो समझ होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको साइकिल चलाना खुद से सीख सकते हैं तो सीख जाए, नहीं सीख पा रहे हैं तो किसी की मदद लें, तो वो ज़रूरी है। और समझना कि किस पार्ट में मुझे ज़रूरत है, वो हर इंसान का अपना अपना आपने व्यक्तित्व। तो प्री और मेंस के बारे में बता दिया, अब इंटरव्यू वो भी एक बहुत अहम होता है। वहां पर जाकर लोग नर्वस हो जाते हैं। कई लोग अगर प्री निकाल लेते हैं तो मेंस नहीं, अगर मेंस निकाली है तो फिर इंटरव्यू में जाकर वो चढ़ जाते हैं। इंटरव्यू के लिए एक पर्सनालिटी टेस्ट है। इंटरव्यू में ये इम्पोर्टेंट है कि आप घबराएं नहीं। एक पर्सनालिटी है, क्योंकि जब आप फील्ड में आएंगे सर्विस में तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारे प्रेशर्स आएंगे। उन प्रेशर्स को आप झेल पाते हैं कि नहीं, ये इंटरव्यू टेस्ट करता है। तो वहाँ पर कई बार आपको ग्रिल किया जाएगा, कई बार आपको ऐसा डरा दिया जाएगा मानो कि आपको वहीं पर फील हो जाएगा कि मेरा नहीं हो रहा। बट फिर मैंने ऐसे मेरे मित्र हैं जिनको वहाँ पर ग्रिल हुआ, उन्हें ये लग गया कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, बट वापस आए तो उन्हें वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स भी मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप वो लोग कैसे सोच रहे हैं, वो जो वहाँ पर बैठे हैं, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने फील्ड में अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए हैं। उन्हें लोग को देख कर समझने का ये एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उन्हें आपको प्रूव करना है कि मैं प्रेशर झेलने के लायक हूँ, मेरे सामने जो भी कठिनाई आएगी आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। मैं उस पर बैठ के सोच नहीं सकता कि अच्छा ठीक है ये आ गई प्रॉब्लम, अब इसको देखेंगे क्या करेंगे। आपको फील्ड में डिसीजन लेना है, वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपके पास होती है या नहीं, ये पता होना चाहिए। आपका भी इंटरव्यू हुआ था, उस समय आपका कैसा गया इंटरव्यू, क्या हुआ उस समय? इंटरव्यू मेरा भी हुआ था, और मेरा इंटरव्यू स्टार्ट में थोड़ा मुझे लगा कि टफ हो गया, क्योंकि मैंने चेयरमैन सर के पहले दो सवाल ही आंसर नहीं कर पाया। तो वो मुझे भी लगा कि थोड़ा गलत हो गया, बट ऐसा नहीं है। फिर बाद में मुझे जब मेरे मार्क्स आए तो आई फाउंड मेरा हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जवाब नहीं देते, यही मैं समझाना चाह रहा था, अगर आप जवाब नहीं देते हैं का मतलब ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल कम मार्क्स आएंगे। आप बाकी और जो सवाल आपसे किए गए उसको कैसे टैकल करते हैं। अगर आपने 2 सवाल नहीं दिए, 2 सवाल के उत्तर नहीं दे पाए, और आगे जाकर के आप नर्वस हो गए और बाकी जो सवाल पूछे वो भी नहीं दे पाए, तो वो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आप डर गए। बट अगर आपने 2 सवाल या 3 सवाल 4 सवाल नहीं दिए, बट फिर आगे के सवाल आपने बहुत अच्छे से हैंडल किए, तो उन्हें ये पता चलता है कि जो इसे नहीं आता उन्होंने क्लियर बता दिया कि नहीं आता, और जो आता है वो बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस उस दिन आपका मैटर करता है। कॉन्फिडेंस वो यही चेक करते हैं कि सामने जो ऑफिसर बनने लायक है या नहीं, और वो कॉन्फिडेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो खैर इस प्रोसेस में आपको मिल ही जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना, सैयद ने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बताया है कि जो आपका मनोबल है वो हमेशा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कई लोग तो प्री निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के समय जाकर वो इतने नर्वस हो जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोले। जो क्वेश्चन आया हुआ भी रहता है वो क्वेश्चन के सामने भी वो नर्वस हो जाते हैं और फिर हार जाते हैं। लेकिन अपना मनोबल को हमेशा ऊंचा रखिए और उसे टूटने न दीजिए। फिलहाल आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।